एक बार हैंड रेज कर दीजिए। हम सेक्शन 141 तक आ चुके थे। कहाँ तक आ चुके थे? सेक्शन 141 तक आ चुके थे। सेक्शन 142 बस, सारे सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेक्शन 142 में कॉग्निजेंस लेने की बात की गई। किसकी बात की गई? कॉग्निजेंस लेने की बात की गई। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है सेक्शन 142 कि कॉग्निजेंस कौन लेगा, कैसे लिया जाएगा, कहाँ पे लिया जाएगा। तो अपना एक मेंस का क्वेश्चन था, यदि आप कॉपी खोल के देखोगे, आज अपन चलो खोलेंगे नहीं, लेकिन कॉपी खोल के देखोगे कि एक व्यक्ति पे 420 का इल्जाम भी लगा है और एक व्यक्ति पर एनआई चैप्टर 17 का, ये सेक्शन 42 का भी इल्जाम लगा है। तो क्या, कैसे, कौन कॉग्निजेंस लेगा, वो क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने बोला था कि एनआई का ही नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी एनआई का आया था, फोर्थ क्वेश्चन भी एनआई का आया था। तो समझिएगा, सेक्शन 142 क्या बोलता है कि कॉग्निजेंस कौन लेगा। तो ध्यान रखो, कॉग्निजेंस लेते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अभी बीएनएसएस आने के बाद में तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही रहेंगे, लेकिन जो लिखा हुआ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लेंगे। कल मैंने आपको सिखा दिया था कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा, जल्दी से बताओ प्रियंका, पूरे स्टेज बताओ, टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन बताओ एनआई का। मैम स्टिपुलेटेड टाइम इंडिया में जो था वो है 3 मंथ्स। चेक एक तो प्रेजेंट करने का। हाँ, चेक प्रेजेंट करने का। देन चेक प्रेजेंट हो गया, फिर उसके बाद चेक लगा दिया, फिर 1 मंथ के अंदर, नहीं सॉरी 1 मंथ के अंदर नहीं, कोई बात नहीं, आराम 3 आराम से टाइम होगा। पीरियड से। हम्म, 3 भाई मंथ्स चेक का था जब जैसे मानो 3 महीने के अंदर प्रेजेंट करा तो नेक्स्ट चीज क्या होगी? वो नोटिस भेजने का पीरियड आएगा। इंफॉर्मेशन आएगी, सबसे आपको बैंक हाँ इंफॉर्मेशन देगा ना। हाँ, बैंक इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, इंफॉर्मेशन क्या आई डिसऑनर की? डिसऑनर की आई तो फिर मैम नोटिस भेजा जाएगा कितने कि दिन के अंदर? 15 डेज के अंदर पेमेंट करा जाए। 30 डेज के अंदर नोटिस हाँ भेजा सॉरी, जाएगा। हाँ 30 डेज के अंदर नोटिस, पर मैम 15 डेज के अंदर पेमेंट का भी तो बताया था आपने। अब थर्ड स्टेज, भाई हर चीज की स्टेज तो होती है, ऐसे ही थोड़ी हाँ। दबा के उस पे पहुंच जाओगी। तीन नहीं नहीं। महीने के अंदर प्रेजेंट करेंगे भाई, ऐसे नहीं है। जैसे कब समझो, आप ये समझो कि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 6 मंथ, तो अभी 3 मंथ हो गया, और जो भी टाइम पीरियड है उसके अंदर, कि वंस द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, देन दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेई और होल्डर ऑफ चेक टू लाइक सर्व द नोटिस टू द, जो भी व्यक्ति है जिसने जिसके चेक, जो टू द ड्रॉर ऑफ द चेक, कि विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर इट इज द ड्यूटी ऑफ द ड्रॉर ऑफ द चेक टू पे द अमाउंट विद इन 15 days 15 डेज। विद इन द सर्विंग ऑफ नोटिस, बाय विद इन द रिसीविंग ऑफ नोटिस। ठीक है, सबको याद है ये सारी चीजें? भाई टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं टाइम पीरियड। फिर यदि यदि 15 दिन के अंदर इसने पेमेंट नहीं किया तो क्या राइज होता है गरिमा? यदि 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया ड्रॉर ने, मैम क्या कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है? कल मैंने सिखा दिया था। इट अब किसकी वापस किसकी ड्यूटी आ जाएगी? बाय जिसको चेक दिया उसकी ड्यूटी आ जाएगी। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेई, और मतलब जो भी है ड्रॉ, जो पे ड्यूटी नहीं बोल सकते, कि यदि उसको क्या करना है, सबमिट करना है ना उसको कंप्लेंट, तो 142 ये जो 15 डेज के अंदर यदि उसने पेमेंट नहीं किया, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो कॉज ऑफ एक्शन की 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर क्या लगेगी? कंप्लेंट लगेगी। एक बार हैंड रेस कर दो, कंप्लेंट लगेगी। मैंने क्या बोला? कंप्लेंट, एफआईआर वेफआईआर नहीं बोला मैंने, मैंने बोला कंप्लेंट लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया, तो पहले हमने पढ़ लिया कब कंप्लेंट लगेगी। मैं मानती हूँ क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन्होंने कल की क्लास अच्छे से ली होगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड कंप्लेंट लगाने का कॉज ऑफ एक्शन से, जो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ लिखा हुआ है? 138 के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके सी में लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर तुम्हें पेमेंट नहीं किया तो कॉज ऑफ एक्शन राइज होगा। तो कॉज ऑफ एक्शन राइज के 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ, ना कि 30 डेज, 31 डेज, 28, 29, 1 मंथ के अंदर आपको कंप्लेंट लगानी होगी। फिर कहाँ लगानी होगी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। अब इसका, अब ये लिखा है कि चाहे सीआरपीसी 1973 और करंट में बीएनएसएस 2023 में कुछ भी लिखा हुआ हो, अब लगेगी कंप्लीट। देखो कहाँ कहाँ लगेगी, 142 एक अच्छा सेक्शन। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी 1973। ठीक है, क्योंकि 1973 में 177 से लेकर 89 तक क्या दे रखे हैं? ज्यूरिडिक्शन दे रखे हैं।
तो अब की जहाँ जुरिडिक्शन का अलग अलग तरीके से जुरिडिक्शन दे रखे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई एनआई एक स्पेशल लॉ है, ठीक है। तो चाहे सीआरपीसी के कुछ सीआरपीसी 1973 में कुछ भी लिखा हो, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा सेक्शन 138 की, जब तक कि कंप्लेंट राइटिंग में ना आ जाए। कौन करता है? पे ही ना कर दे, जिसको चेक दिया था। एज द केस में भी या होल्डर इनके, कल मैंने एक शब्द बोले थे बार बार, पेई मतलब जिसके नाम पे लिखा है, होल्डर मतलब जिसने चेक होल्ड कर रखा है। तो इन्होंने बोला कि कोई भी कोर्ट क्या नहीं करेगा, कोई भी कोर्ट इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा, कोई भी कोर्ट इस कंप्लेन का इस केस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि कंप्लेन नहीं आ जाए। किसके माध्यम से? पेई के माध्यम से या होल्डर इन ड्यू कोर्स के माध्यम से, राइटिंग में, फोकट में नहीं, मुंह से नहीं, मुंह से नहीं बोला, इसमें लिखा है इन राइटिंग। जैसे एफआईआर अपन और ओरली भी प्रस्तुत कर सकते हैं, नहीं लिखा है इसने इन राइटिंग, तो लिखो ना इन राइटिंग, लॉ की कंप्लायंस करो। फिर दूसरा इसने बोला, सच कंप्लेन नीड्स टू बी मेड विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइज अंडर क्लॉज सी 138। ये मैं आपको कल सिखा चुकी थी। अब अब लेकिन ये बात है कि यदि 1 महीने के बाद से सेक्शन 5 होता है लिमिटेशन एक्ट में, ऑर्डर 7 रूल 6 होता है सीपीसी में, तो इन्होंने भी कहा 142 में ही लिख दिया है कि यदि 1 महीने के बाद कंप्लेन आती है और कोई सफिशिएंट ग्राउंड होते हैं, तो कोर्ट सेटिस्फाई होने के बाद उस कंप्लेन को आफ्टर 1 month भी क्या कर सकती है? एक्सेप्ट कर सकती है। तो प्रोवाइडेड दैट कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेन मे बी टेकन बाय द कोर्ट। Cognizance of the complaint may be taken by the court after the prescribed period। मतलब आफ्टर 1 month भी कोर्ट क्या कर सकती है? कंप्लेन का कॉग्निजेंस ले सकती है। इफ द कंप्लेनेंट सेटिस्फाइज द कोर्ट दैट ही हैज सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट मेकिंग कंप्लेन विद इन सच पीरियड। मतलब यदि कोर्ट को समझा देता है कंप्लेनेंट कि सर मेरे पास में समय नहीं था 1 महीने के अंदर आने का, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट समझ जाएगा, समझदार आदमी। अब क्या बोला कि कोई भी कोर्ट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से छोटा है, इंफीरियर है, वो किसी भी तरीके से कंप्लेन को ट्राई नहीं करेगा, कंप्लेन को ट्राई नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला कोई भी कोर्ट जो इंफीरियर है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से, शैल नो कोर्ट शैल, मतलब नो पहले पढ़ना है फिर शैल ट्राई ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138। तो मतलब कौन करेगा? जेएम और एमएम कर सकते हैं, छोटे नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं। अब देखो कौन से जुरिडिक्शन में लगेगा, कौन से जुरिडिक्शन में लगेगा, कौन से जुरिडिक्शन में लगेगा। द ऑफ ये बहुत टिपिकल है, बहुत ज्यादा टिपिकल है, लेकिन हम इसको बहुत प्यार से और इज्जत से पढ़े। सबसे देखो पूरे एनआई के चैप्टर 17 का सबसे टिपिकल सेक्शन है ये। The offense under section 138 shall be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction. If the check is delivered for collection through an account, the branch of the bank where the payee or holder in due course as the case may be maintains the accounts is situated। देखो क्या बोले, देखो चेक दो तरीके के होते हैं, चेक दो तरीके के होते हैं। एक तो थ्रू अकाउंट, मतलब अपन ने क्या बोला? अपन ने ऐसे बोला कि मैं जैसे मान लीजिए अनुराग सर है, पारुल ने चेक दिया है, पारुल ने लिखा टू अनुराग 50,000 रुपीज ओनली और साइन। एक बार हैंड रेस करो, पहली लाइन समझ में? इफ चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट, एक बार हैंड रेस कर दो सब लोग कि इफ चेक इज डिलीवर्ड फॉर मैम कलेक्शन एक बार थ्रू एन फिर से अकाउंट, प्लीज। सिंपल थ्रू एन अकाउंट। अकाउंट मैंने अनुराग सर का नाम लिख दिया है ना, अनुराग सर मतलब अनुराग सर के बैंक में पैसे जाने हैं ना, अनुराग सर भाई तुम्हारा एक चेक है, चेक में तुमने अकाउंट नंबर यहाँ लिख दिया थ्रू एन अकाउंट, मतलब तुम ये मान लो अकाउंट पे ही चेक। दो तरीके के चेक होते हैं, इतनी समझ है, मैं समझा दूं, मैं मानती हूँ नहीं समझे। एक होते हैं अकाउंट पे ही चेक, नहीं मैम पता है। नहीं मैं समझाऊंगी अब तो तुम्हें। एक होता है अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही चेक पे ऐसे निशान होता है, सबको पता है क्या भाई? लिख देते हैं या तो ऐसे निशान बना देते हैं या बना देते हैं अकाउंट पे ही चेक लिख देते हैं, तो मतलब अकाउंट पे ही चेक होगा। और एक होता है पेटी कैश जैसा चेक कि मतलब जिसपे ये टिक नहीं है, मतलब होल्डर जैसे मान लीजिए गरिमा लिख के मैंने ये डाल दिया, तो गरिमा के अकाउंट में पैसे जाएगा, गरिमा के अकाउंट में पैसे और मैंने नहीं बनाया ना ये निशान। इतनी समझ होनी चाहिए आपको बैंक में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कि यदि मैंने ये निशान नहीं बनाया तो ला भाई पारुल लेने गई, अनुराग लेने गया, सबको मिलेंगे पैसे, सबको मिलेंगे पैसे। तो अब पहली लाइन के लिए एक बार हैंड रेज करो, इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन, इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन
थ्रू एन अकाउंट। एक बार हैंड रेस कर दो, सब समझो। दूसरी पढ़ो, मतलब ये बन बाद में पढ़ लेंगे। फिर इफ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट। दोनों को समझ में आ गया? यहाँ तो थ्रू एन अकाउंट गया है चेक डिलीवर होने के लिए, और यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट। अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट, दोनों समझ में आ गया ना? यहाँ पे थ्रू एन अकाउंट और यहाँ पे अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट। अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट मैं मानती हूँ समझ में आया। प्रियंका, गरिमा, ऋतिका, दोनों, मैम निकिता। मैम बी पॉइंट एक बार प्लीज एक्सप्लेन, ए वाला समझ में आ गया, बी पॉइंट एक बार बस। अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट ऐसे मान लो कि मैंने ना, अदरवाइज तुम ये मान लो पेटी कैश। पेटी कैश क्या, तुम ये मान लो नॉर्मल कैश निकालने गया है कोई व्यक्ति, ओके मैम। नॉर्मल कैश निकालने गया है, मतलब अदरवाइज थ्रू, उसको ऐसे बोल दिया मैंने। देखो मान लो यहाँ तो मैंने अनुराग के नाम से दे दिए पैसे, अनुराग के नाम से चेक दे दिया पेमेंट के लिए, और यहाँ मैंने किसी अन्य के नाम से चेक दे दिया और अनुराग को बोल दिया तू एक काम कर, बैंक से भुना ला इस पैसे को और तू रख लेना। समझ में आया? तो यहाँ पे अनुराग के नाम से थ्रू एन अकाउंट, और यहाँ पे अदरवाइज कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं। अदरवाइज लाइक मैंने ना अनुराग को गरिमा गरिमा का नाम का चेक दे दिया, ठीक है, और उस पे वो नहीं करा, तो मैंने अनुराग को बोला एक काम कर, मुझे गरिमा, मुझे ऐसे बोल दिया मैंने सरू कि मुझे ना गरिमा से पैसे लेने हैं अनुराग, ठीक है, तो एक काम कर गरिमा के अकाउंट से निकाल के तू तेरे पास ले लेना। दोनों चीजें समझ में आई? एक है थ्रू एन अकाउंट डायरेक्ट ट्रांसफर, एक है अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट। एक बार हैंड रेस कर दो, सब कर दो। कंफ्यूज, देखो कंफ्यूजन में मत जाना, सिंपल सा याद कर लो, रट लो। एक है चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट, तो याद रख लेना कि डायरेक्ट चेक अकाउंट में गया। और दूसरा रट लो, छोड़ो, दूसरा रट लो, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट। पहला थ्रू एन अकाउंट, दूसरा अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट। तो अब किसके जूरिस देखो, the branch of the bank where the pay or holder in due course as the case may be maintains the account is situated। देखो समझना, बहुत कॉमन सेंस है लेकिन लिखने में बहुत परेशानी हो जाती है। जैसे मान लो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये पारुल जैन, इसका एचडीएफसी बैंक है, मैं किसी ऑफिस की सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने चेक बनाया, मेरे इस चेक पे क्या लिखा होगा, एचडीएफसी बैंक लिखा होगा ना, एचडीएफसी बैंक, लेकिन मैंने यहाँ टू अनुराग लिखा। फिर मैंने लिखा 50,000, यहाँ मैंने सिग्नेचर कर दी कंपनी के जो भी डायरेक्टर के सिग्नेचर। अनुराग कहाँ लगाएगा इस बैंक, इस चेक को कहाँ लगाएगा, बताना, कहाँ कहाँ घूमता फिरेगा अनुराग? भाई अनुराग तो खुद के बैंक में जाएगा ना, चाहे इस पे एचडीएफसी लिखा हो, चाहे अनुराग का मान लो नीदर कोई ऐसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, अनुराग का एसबीआई बैंक है, अनुराग का और कौन से एसबीआई नहीं, अनुराग का एक्सिस बैंक है, अनुराग का कोई सा भी बैंक है, तो अनुराग कोई एचडीएफसी बैंक में थोड़ी लगाएगा इसका। मेरे मेरे बैंक का नाम एचडीएफसी बैंक है, लेकिन अनुराग तो अपने ही बैंक में प्रेजेंट करेगा ना चेक को। एक बार हैंड रेस करो, वो धूप में थोड़ी घूमता रहेगा, वो अपने क्या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस सोचो, आपको किसी ने चेक दिया, आपको किसी ने चेक दिया, तो मतलब अरे हाँ ठीक है, आपके बैंक का नाम बैंक ऑफ इंडिया होगा, मैं समझ आ रही हूँ आपको। आप कहाँ लगाओगे प्रेजेंट के लिए, आप वहीं तो लगाओगे जहां पे आपकी ब्रांच होगी। अब मानो कि आपकी ब्रांच, जैसे मान लो जयपुर में है, आपकी ब्रांच जयपुर में है, और आप जाके वहां पे जोधपुर में थोड़ी लगाओगे चेक प्रेजेंट करने के लिए। कॉमन सेंस यदि अपन माने, अलवर लगा सकते हो, मैंने बोला लगा सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस मान लो, आप यहाँ जयपुर में रहते हो तो अपने जयपुर की बैंक में ही तो जाके चेक प्रेजेंट करने के लिए लगाओगे। तो ये बैंक का जुरिडिक्शन है। अब समझ में आएगा? आओ, अनुराग कौन है, पेई है। कौन है अनुराग? कल मैंने सिखाया था, ये होता है ड्रॉअर, ये होता है पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स, और बैंक होता है ड्रॉई बैंक। अनुराग कौन है, पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक बार हैंड रेज करो, इतना कॉमन सेंस है, ये ड्रॉअर है, ड्रॉ करने वाला, ये पेई है, ड्रॉई नहीं बोलते इसको, दिमाग खराब मत कर लेना, ड्रॉई नहीं है, ये पेई है, पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स, और ये ड्रॉई बैंक है। तो समझना, अपन ने क्या बोला कि जहां पर चेक, बिल्कुल ध्यान से, कि वैन चेक इज डिलीवर्ड थ्रू एन पे फॉर द पेमेंट थ्रू एन अकाउंट, तो आप याद कर लेना पारुल जैन और अनुराग सर की शक्ल, कि पारुल ने अनुराग को चेक दे दिया, उसको क्या लगाएगा। तो अब देखो, ब्रांच ऑफ द, जैसे और कौन सा, जैसे एचडीएफसी तो मान लो इसका बैंक, इनका बैंक ऑफ इंडिया तो बहुत ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ लगाएंगे, ये खुद की ब्रांच में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, खुद की ब्रांच में लगाएंगे, तो याद करो, आओ,
मतलब लगा तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन अपन जनरल रूल की बात करें तो देखो, इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट, द ब्रांच ऑफ द बैंक, बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच, where the payer holder in due course as the case may be maintains the account is situated। समझ में आया? द ब्रांच ऑफ द बैंक, भाई बैंक ऑफ इंडिया की तो कितनी अथाह ब्रांच हो सकती है, तो द ब्रांच ऑफ द बैंक जहां पर अनुराग सर का अकाउंट क्या है, अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो सिचुएटेड है। तो मान लीजिए कि जोधपुर के चौड़ा रास्ता में है मेरा अकाउंट, मेरा बैंक अकाउंट, मैं एक्चुअली बता देती हूँ, मेरा बैंक अकाउंट जोधपुर के जयपुर के चौड़ा रास्ता में अलहुदा हाउस में सिचुएटेड। तो मान लो कि मुझे किसी ने चेक दिया, और वो बाउंस हो गया, तो मैं, मेरा जुरिडिक्शन कहाँ का आएगा, चौड़ा रास्ता का आएगा, क्योंकि मैं वहां पे मेंटेन करती हूँ अपना अकाउंट, इज सिचुएटेड। एक बार ध्यान से इस लाइन को 5 बार पढ़ लो, स्क्रीन पे चल रही है लाइन, और मैं मानती हूँ रितिका मैम, निकिता मैम, खुशप्रीत, प्रियंका, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब उस लाइन को 5 बार पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अपने आप को उस जगह रख के देखोगे ना कि भाई आपको किसी ने चेक दिया, आपका ही तो ब्रांच, मतलब देखो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ राइज होगा, आप ब्रांच में अपने ब्रांच को चेक देने गए, ब्रांच वाला बोलता है ले कुछ नहीं, डिसऑनर है, कॉज ऑफ एक्शन राइज हो जाएगा ना। अब पढ़ो, ध्यान से सुनो, जल्दी जल्दी पढ़ो। एम आई ऑडिबल? जैसे 5 बार पढ़ लो वैसे ही हैंड रेज कर देना, धीरे धीरे पढ़ना है, ऐसे नहीं, कभी भी आपके पास हाथ में बेरक्ट होगा, पेंसिल उठाओ और लाइन खींचो। समझ में आ गया क्या? एक बार हैंड रेज कर दो। सबको समझ में आ गया क्या? अब सुन, अब सुनना, अब सीधी बात, बहुत सिंपल है। यदि थ्रू एन अकाउंट गया है, तो किसका नाम, पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स। और यदि अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट गया है तो यहाँ पारुल जैन, जैसे मैंने क्या बोला था, अनुराग सर को मैंने बोला कि तू मेरे बैंक जा, क्या बोला मैंने कि आप मेरे बैंक जाओ, तो कहाँ खड़े हुए हैं ये, मेरे बैंक में खड़े हुए हैं, और मैंने बोला कि गरिमा के अकाउंट से, क्योंकि गरिमा को मुझे पैसे देने हैं, और गरिमा के अकाउंट से पैसे निकाल के आप अपने अकाउंट में डलवा लो, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट, जस्ट ऐसे सिंपल। तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुआ, इनका कॉज ऑफ, इन गरिमा के अकाउंट में कहाँ पैसे नहीं थे, मेरे बैंक अकाउंट, मतलब मेरी जगह पे पैसे नहीं थे, मैं चलो ऐसे बोला मैंने, चलो मानो मैंने अनुराग सर को, गरिमा का अकाउंट नहीं दिया, मैंने अनुराग सर को क्या दिया, मैंने अनुराग सर को एक चेक दिया। कौन सा चेक दिया, पेटी कैश का, नहीं, नॉर्मल कैश का, मेन कैश का चेक दे दिया, जिसमें मैंने अकाउंट पे ही नहीं लगाया है। और मैंने इनको कहा कि अनुराग एक काम करना, आप मेरे बैंक में जाओ, यहाँ से अपने 1 लाख रुपए भुनाओ मेरे चेक से, ठीक है, और खुद के अकाउंट में डाल लेना। तो यहाँ पे मैंने इनको पैसे निकालने के लिए बोला, तो मतलब अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट। अब यहाँ पे 1 लाख रुपए नहीं थे, तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुआ, कहाँ पे पैसे नहीं मिले इनको, मेरे बैंक में नहीं मिले ना, एक बार हैंड रेस करो। यहाँ पे मैंने इनको चेक दिया था तो इनके बैंक में नहीं मिला,
और यहाँ पे मैंने इनको बोला कि तुम एक काम करो, मेरे बैंक में जाओ, वहां से 1 लाख रुपए भुना के लाओ, और 1 लाख रुपए तुम खुद के अकाउंट में अपने आप डाल लेना, या कुछ भी कर लेना, तुम ले जाना इस 1 लाख रुपए को, या कुछ भी। तो ये 1 लाख रुपए में अकाउंट वाला बोलता है कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है, इसके पास तो पैसे ही नहीं है, 70,000 नहीं है। तो कहाँ पे लड़ाई चालू हुई? मेरे बैंक में चालू हुई ना। समझ में आ गया क्या? कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैंने थ्रू एन अकाउंट दिया था तो इनके बैंक में बोला कि ना अल्लाह भाई इसके पास पैसे नहीं है, और जब मैंने अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट दिया तो किसके बैंक ने बोला? मेरे बैंक ने बोला। भाई अब पूरा अज्यूम करो खुद को कि जब मैंने थ्रू एन अकाउंट दिया तो इनके बैंक ने उसके उनके बैंक में गए ये चेक लगाने के लिए, तो वहां पे पता चला इनको, वहां पे पता चला कि इसके पास पैसे नहीं है। और जब मैंने खुद के अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट, मतलब मैंने बोला कि मेरे बैंक में जाओ 1 लाख भुना लो, खुद के बैंक में डाल लेना, इनको कहाँ पता चला? मेरे बैंक में पता चला, मेरे बैंक में। तो मेरा बैंक कौन सा बैंक है? कौन सा बैंक बोलेंगे मेरे बैंक को? कौन सा बैंक बोल रहे थे, जल्दी बताओ। ड्रॉई बैंक नहीं बोल रहे थे क्या? निकिता, रितिका, ड्रॉई बैंक बोल रहे थे। तो देखो, तो कहाँ ड्रॉई बैंक? ड्रॉई बैंक वेयर द ड्रॉअर मेंटेन्स द अकाउंट। ब्रांच ऑफ द ड्रॉई बैंक वेयर द ड्रॉअर मेंटेन्स द अकाउंट। बिल्कुल, मैं आप पूरी स्टोरी बना के समझ लोगे ना तो बहुत सिंपल लगेगा। मैं देखो, मैंने बोला एचडीएफसी में जा, एचडीएफसी में भी मैंने बोला अहिंसा सर्किल वाले एचडीएफसी में जाओ, और ये हो गया कौन? ब्रांच ऑफ द ड्रॉई बैंक, ब्रांच ऑफ द ड्रॉई बैंक। क्योंकि मैं कहाँ मेंटेन करती हूँ अकाउंट? एचडीएफसी बैंक में मेंटेन करती हूँ। ब्रांच ऑफ द ड्रॉई बैंक वेयर द ड्रॉअर मेंटेन्स द अकाउंट। और ऊपर वाले में क्या लिखा कि ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर द पेयर होल्डर इन ड्यू कोर्स मेंटेन्स द अकाउंट। मैं मानती हूँ समझ में आ गया। तो रितिका मैम माइक ऑन करो। आप आपको तो मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, छोड़ो। निकिता, समझ में आया? वापस समझाऊं क्या? आप वापस देखो, आप इसकी स्टोरी अपनी बुक में लिख लो, अपने नोट्स में लिख लो। पारुल ने अनुराग को चेक दिया, इनके अकाउंट के थ्रू दिया, तो खुद अपने प्रिजम्पशन लगाओ। इनके अकाउंट के थ्रू दिया तो अनुराग कहाँ जाएगा? खुद के बैंक में जाएगा। इसको खुद के बैंक में पता चला कि पारुल के पास में पैसे नहीं है, तो यहाँ पता चला। तो ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स मेंटेन्स द अकाउंट। ठीक है। और दूसरी बार जब इसने अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट दिया, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट दिया, तो इसको मतलब बोला पारुल ने कि तू मेरे बैंक में जाके 10,000 निकाल और अपने अकाउंट में डाल दे। तो कहाँ पता चला इसको? पारुल के बैंक में पता चला किसके पास पैसे नहीं है। तो ब्रांच ऑफ द ड्रॉई बैंक वेयर ड्रॉअर मेंटेन्स द अकाउंट। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। गरिमा, खुशप्रीत, प्रियंका, ठीक है, और इतने बड़े बच्चे, थोड़ा बहुत तो बैंक का काम आता होगा। आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेशन देखो, मैंने नहीं पढ़ी आज तक, खुद को समझ में अपन पढ़ के ट्राई करेंगे पढ़ने का। फिर भी if the check is delivered for collection through an account, the branch of the bank where the payer holder in due course as the case may be maintains the account is situated. If the check is presented for payment by the payer holder in due course otherwise through an account, the branch of the drawing bank where the drawer maintains the account is situated. समझ में आया क्या? डायरेक्ट पढ़ना समझ में आ गया क्या भाई? जिंदगी लग जाती है इसको समझने में, हमको 4 4 4.5 साल लग गए हैं इन चीजों को समझने में। आज इन 4.5 भी नहीं, ज्यादा ही लग गए। मैंने तो ये आरजेएस 2024 के मेंस के पहले सीखा है। कैसे सीखा? मैंने कम से कम 10 वीडियो देखे हैं इसको समझने के। 10 वीडियो देखे, मुझे नहीं पता था ड्रॉई क्या होता है, सच बता रही हूँ। मैं सोचती थी कि ड्रॉअर को अपन क्यों हमेशा यही पढ़ते हैं, एम्प्लॉयर जो होता है जो चेक एम्प्लॉय नौकरी देता है, ड्रॉई एम्प्लॉय कौन होता है? जिसको नौकरी मिलती है। तो मैं तो जिंदगी भर यही समझती थी कि ड्रॉअर कौन होता है? जो चेक बनाता है। ड्रॉई पेई और अकाउंटेंट होल्डर कोर्स एक जैसे होते हैं। तो रश्मि मैडम ने बताया मेरे को अभी लास्ट 2024 में इंटरव्यू, पहले इंटरव्यू 2024 के इंटरव्यू, मेंस भी नहीं, इंटरव्यू से पहले, आज 6 साल बाद, 5 साल बाद, कि भाई ड्रॉई, क्योंकि हमने आज तक डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। एनआई एक्ट में हम तो डायरेक्ट चैप्टर 17 पढ़ते थे, आज तक थोड़ी हमने डेफिनेशन। रश्मि मैम ने तो 2019 का दिया है, चौथा अटेम्प्ट था रश्मि मैम का। 2019 का दिया, 2019 में 45 एक्ट हुआ करते थे, पता है क्या आप लोगों को? तो उसमें आता था एनआई का फुल, तो उनको पता था, हमने मुझे नहीं पता था। ठीक है। उन्होंने बताया ड्रॉई बैंक कौन होता है। ठीक है।
तो मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, और जिंदगी भर सीखते रहो। आपको लाइफ आपकी हमेशा सीखने की, जिस दिन आपने सोचा ना कि मुझे सब आ गया, तो उस दिन आप लोग गर्त में जाना चालू कर दोगे। मतलब एक्चुअलिटी है, जिस दिन आपने सोच लिया ना कि भाई मुझे सब आता है, तो भाई बस समझो कि अंत है, उस दिन अंत है। ठीक है, हमेशा सीखते रहो। अब आ जाओ, फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए, where a check is delivered for collection at any branch of the bank of the pay holder, that the check shall be deemed to have been delivered to the branch of the bank in which the, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मत दिमाग में। ठीक है, अब आ जाओ 142A, वैलिडेशन फॉर ट्रांसफर। कोई कुछ पूछ रहा इसका है? वो केस रह गया, क्या रह गया? केस जो ये किसके था ना साथ इसका। दशरथ रूप सिंह। हाँ हाँ वही। तो ये इसमें 142 में एक साथ पढ़ लेंगे केस, तो ज्यादा अभी मैं सारे सेक्शन कंप्लीट करवा देती हूँ, एक साथ पढ़ेंगे भाई, एक साथ पढ़ेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा अपना केस का। ठीक है, अपन ये काम करेंगे। लेकिन मैं मानती हूँ एक बार हैंड रेज कर दीजिए सेक्शन 142, जल्दी जल्दी मैं बोलती जा रही हूँ, सुनते जाइएगा। सेक्शन 142 क्या बोलता है कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कॉग्निजेंस कब तक नहीं लेगा? जब तक कंप्लेंट राइटिंग में नहीं आएगी। राइटिंग में कंप्लेंट नहीं आएगी तो कब तक नहीं लेगा? और कब राइटिंग में कंप्लेंट करनी पड़ेगी? कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के 1 महीने के अंदर कंप्लेंट करनी पड़ेगी। फिर इन्होंने बोला कि यदि कंप्लेंट नहीं कर पाते 1 महीने के अंदर, तो आप क्या, चल चल कोई बात नहीं, कंप्लेन नहीं कर पाते, सफिशिएंट टाइम कोर्ट को अब सेटिस्फाई कर दे तो दे देता है। कोई भी कोर्ट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, रट लेना, ये स्पेशल कोर्ट्स बनते हैं, एनआई के कोर्ट, पता है क्या आप लोगों को? एनआई के स्पेशल कोर्ट्स बनते हैं। तो कोई भी मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से छोटा होगा, वो नहीं ट्राई करेगा। वो क्या नहीं ट्राई करेगा? इन केसेस को ट्राई नहीं करेगा। फिर इन्होंने बोला कहाँ लगाओगी, कौन सा ज्यूरिडिक्शन? तो ज्यूरिडिक्शन में जहां थ्रू अकाउंट है तो वहां पे जहां पे पे मेंटेन करता है, और जहां अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट है जहां पर ड्रॉर मेंटेन करता है। और एक्सप्लेनेशन सिमिलर बोलती है, ए का सिमिलर बोलती है। अब आओ, देखो 142 में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 142 ए, देखो 140, देखो समझो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं बताती हूँ आपको। केस हम बाद में देखेंगे, लेकिन 143 का ये जो 2 है ना, ये 2015 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। कब ऐड हुआ है? 2015 के अमेंडमेंट से। एक बार रट लो, याद कर लो, एक बार हैंड रेज करो, 2015 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। तो क्वेश्चन है कि 2015 के पहले भी तो केस होते होंगे। समझ में आया क्या मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? कि जो आर्टिकल ये सेक्शन 142 का 2 है, ये 2015 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। मैं मानती हूँ समझ में आया। तो भाई साहब 15 से पहले, 2015 तो अभी 7 साल पहले तो गया, 7 8 10 साल पहले गया ज्यादा से ज्यादा 2015। उससे पहले भी तो दुनिया चलती थी, उससे पहले भी तो चेक देते थे। तो ये 142A, 142A बोलता है कि जिस दिन से ये 142 का 2 लागू हुआ है, उस दिन से जहां भी सारे केस चल रहे होंगे ना उस व्यक्ति के खिलाफ, वो सारी केस एक जगह मर्ज हो जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं बोल रही हूँ कि 142 के 2, जैसे 142 के 2 से पहले, जब 2015 से पहले कुछ केस चल रहे होंगे ना, अब वो सारे केस 142 के 2 के अकॉर्डिंग लग जाएंगे, चाहे वो पहले भी केस चल रहे होंगे ना, वो सारे एक जगह मर्ज हो जाएंगे 142 के 2 के अकॉर्डिंग। वापस समझा रही हूँ, वापस बोल रही हूँ भाई, 142 का 2 2015 से बदला के बाद में आया, तो 2015 के सारे केस क्या कहे, ये 142 है ना, कैसा है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चलता है इसका। तो 142 के 2 के आने के बाद जो भी पुराने केस चल रहे थे, वो अब 142 के अकॉर्डिंग मर्ज होते जाएंगे। एक बार हैंड रेज करो, मैंने क्या बोला? वापस सुनो। मान लीजिए 2015 से पहले, 2015, देखो सुनो, 2015 के पहले का केस है, वो चल रहा है बैंगलोर में पारुल जैन के खिलाफ। लेकिन 2015 के बाद में कौन सा सेक्शन आ गया? 142 का 2। जो 142 का 2 बोल रहा है, और थ्रू एन अकाउंट था, वेयर द पे मेंटेन्स द अकाउंट, मान लो अनुराग सर मेंटेन्स द अकाउंट इन जयपुर। तो भाई ये जो बैंगलोर का केस पहले चल रहा था ना, और ये 2015 के बाद में यदि 142 के 2 के दायरे में आता है ना, तो ये जयपुर में शिफ्ट हो जाएगा सारा केस, सारे केस जयपुर में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है रितिका मैम? इतना डिटेल में अपन को नहीं जाना है, लेकिन समझो 142 के 2 के आने के बाद में जो भी केस 142 के 2 के अंदर आने चाहिए थे, वो अब 142 के 2 के ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तुम्हारे चाहे पुराने कहीं भी केस चल रहे हो। पहला पैराग्राफ पढ़ लो इस सेक्शन का, फिर पहला पैराग्राफ पढ़ना है। दशरथ रूप सिंह जी का केस था, पर पढ़ेंगे सारे केस, पढ़ेंगे, मैंने लिख रखे हैं बहुत अच्छे से और प्यार से और इज्जत से बना के लिख रखे सारे केस, भेज दो। देखना कितने इज्जत से इसने एक एक चीज बहुत अच्छे से लिखी है, कि सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हुआ हो। ऑल केस ट्रांसफर टू द कोर्ट हैविंग ज्यूरिडिक्शन अंडर सबसेक्शन 2 142,
सारे केस कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? 142 के 2 में, एज अमेंडेड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑर्डिनेंस 2015 shall be deemed to have been transferred under this act as that if that subsection had been in force at all material times, कि even though 2015 के बाद में ये आया है 142 का 2, लेकिन ऐसी प्रिजम्पशन ली जाएगी, it shall be deemed that the section had been in force since the all material times। मैं मानती हूँ ये पढ़ने में जान निकल जाती है इस लाइन को पढ़ने में, लेकिन मैंने समझा दिया आपको कि 2015 से पहले के जो भी केस हैं उनको ऐसे ही माना जाएगा कि 2015 के बाद ही ज्यूरिडिक्शन में लगे हों, तो वो सारे केस वहां ट्रांसफर हो जाएंगे जो 2015 के अकॉर्डिंग, ये जो ज्यूरिडिक्शन है ना, इन ज्यूरिडिक्शन में ट्रांसफर हो जाएंगे। भाई ये ज्यूरिडिक्शन है, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? समझ में आया? बाकी आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना 142 में, बस इतना ही दिमाग लगाना है, इसके केस अपन पढ़ लेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाना होता। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चलता है, समझ में है ना? रेट्रोस्पेक्टिव क्यों चलता है? पुराने पे अप्लाई हो रहा है, पुराने पे, चाहे 1992 का हो, चाहे 2000 का हो, चाहे 2014 का हो, 13 का हो, इवन तो 2015 में आया है ये, तो 2015 में आने के बाद भी पुरानी चीजों पे अप्लाई हो रहा है कि भाई जो केस पेंडिंग चल रहे हैं ना, पेंडिंग, वो सारे पेंडिंग केस 142 के 2 के अकॉर्डिंग इफेक्ट में आएंगे, लगेंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सेम चीज लिखी हुई है। देखो अब आप इससे, मतलब बहुत कॉमन सेंस की चीजें लिखी हुई है, बहुत कॉमन सेंस की चीजें, कि जैसे मान लो अनुराग सर ने मुझ पे कई जगह केस लगा रखे हैं, जयपुर में भी, बैंगलोर में भी, उड़ीसा में भी, फलाना ढिमकाना, जब सके सारे जगह भी। अब ये सारे केस 2015 के अमेंडमेंट के बाद में सब जगह एक एक जगह ट्रांसफर हो जाएंगे, सारे केस एक जगह ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये देखो थर्ड नंबर, इफ ऑन द कमेंसमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2015 more than one prosecution filed by the same payee or holder in due course, कौन है? अनुराग सर, as the case may be against the same drawer of check is pending before different court। एक बार हैंड रेज करो, मैंने क्या बोला कि अनुराग सर ने मुझ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह प्रोसिक्यूशन लगा रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, 2015 के आने से पहले, बिफोर है ना, ऑन द कमेंसमेंट ऑलरेडी है। Upon the said fact having been brought to the notice of the court, कोर्ट के नोटिस में ला सकते हैं, such court shall transfer the case to the court having jurisdiction under subsection 142 as the negotiable instrument before which the case was filed was pending subsection had been all material in all times। सिंपल सी बात है, मैंने वापस से बोला, अनुराग सर ने मुझ पे केस लगा रखे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कोर्ट के नोटिस में आ जाएगा, कोर्ट के नोटिस में ला दिया तो कोर्ट सारे केस को ट्रांसफर कर देगा 142 के 2 के अकॉर्डिंग, एक जगह, चाहे कुछ भी लिखा हो, ये मान लिया जाएगा कि ये पहले से ये सेक्शन इफेक्ट में था। ठीक है, और देख लेते सेकंड पैराग्राफ में भी कुछ लिखा है क्या? मैं बता देती हूँ उसके अंदर, इसमें ज्यादा नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होता, ये सेक्शन इतना नहीं पूछा जाता, कम लोगों को समझ में आता है, अपन को समझ में आ गया, अपन खुश रहेंगे। वापस बोल देती हूँ, 2015 के पहले के जो केस है ये माना जाएगा 2015 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑर्डिनेंस 2015 के आने के बाद में जो भी पुराने केस पेंडिंग चल रहे हैं वो 142 के 2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, जिस जहां पे जुरिडिक्शन लगता है ना वहां सारी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, 142 का 2 सब्सिक्वेंट कंप्लेंट के बारे में बात करता है, बस इतना ही समझ लो, ज्यादा नहीं। 142 का 3 यदि बहुत सारी जगह प्रोसिक्यूशन लगा रखे हैं और कोर्ट के नोटिस में आ जाता है तो 142 के 2, तो समझ में आई 142 के 2 की इंपॉर्टेंस। 142 का 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 142 का 2 सब सेक्शन को नहीं भूलना है, ऐसे नहीं लिखना एज पर सेक्शन 142, एज पर सेक्शन 142, किसने बोला है एज पर सेक्शन 142? एज पर सेक्शन 142 का 2 उसमें है जुरिडिक्शन। ठीक है, तो मैं मानती हूँ ये समझ में आ गया, सिंपल सी एक लाइन ऊपर लिख देना, 2015 से पहले के केस 2015 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होंगे, और एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट अनुराग सर ने जहां जहां प्रोसिक्यूशन लगा रखे हैं वो सारे एक जगह मर्ज कर देगा, कोर्ट के नोटिस में आ जाएगा, एक जगह मर्ज कर देगा 2015 के अमेंडमेंट। क्या कहूँ, मैं मानती हूँ समझ में आया। जनरल पनिशमेंट बताओ जल्दी, रितिका मैम, कितनी पनिशमेंट है जनरल, कितनी पनिशमेंट है जनरल, जल्दी बताओ। मैम 2 साल। 2 साल, और ये अकेली पनिशमेंट है ये, और नहीं,
amount to the amount of the check, twice the amount of the check. और क्या है, प्लस में है और में है, और में ठीक है। आपको यार पता है क्या, 2 साल और 2 साल और 2 साल और 138। एक बार हैंड रेस कर दो, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, उस दिन उस टाइम याद करो। अब आता है, अब कोर्ट महान साहब, कोर्ट को ऐसा लगता है कि, क्या लगता है कोर्ट को कि यार चलो भाई, चेक ही तो बाउंस हुआ है, तैयार है देने के लिए। तो कोर्ट ऐसा लगता है कि समरी ट्रायल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समरी ट्रायल। ऊपर वाले में क्या चल रहा है, समन ट्रायल। कैसे चल रहा है, समन ट्रायल। अप टू 2 ईयर है, कौन से मैटर है, अप टू 2 ईयर समन ट्रायल होते हैं। इतना कॉमन सेंस है क्या आप सब में, बीएनएसएस पढ़ा है क्या आप लोगों ने, पढ़ा है क्या बीएनएसएस? तो समझो, समन ट्रायल चलने की बात हो रही है, लेकिन सेक्शन 143 बोल रहा है, अपन सेक्शन 143 तक पढ़ेंगे। सेक्शन 143 बोल रहा है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल 262 से 265 में दे रखे हैं सीआरपीसी। तो समरी ट्रायल, कोर्ट को ऐसा लगता है कि यार समन ट्रायल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हम एक काम करते हैं, समरी ट्रायल कर लेते हैं। क्या करते हैं, समरी ट्रायल कर लेते हैं। तो कर लो भाई समरी ट्रायल। समरी ट्रायल करेंगे तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी, अप टू 1 ईयर एंड, क्या है बोला मैंने, एंड 5,000 रुपए तक का फाइन। समझ में आया, यहाँ लिखा है एंड, मतलब प्लस में चल रहा है फाइन, कभी भी गलती मत कर देना। वहां लिखा है और मैं मानती हूँ इतना इंटरप्रिटेशन करना तो आता होगा आप लोगों को। जहां और लिखा रहता है मतलब ऑप्शन है, आपके पास में ऑप्शन है। जहां पे एंड लिखा रहता है मतलब आपके पास में ऑप्शन नहीं है, आपको पनिशमेंट लगेगी। तो क्या लिखा है सुनो, बहुत सिंपल सी चीज लिखी है कि कुछ भी लिखा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नथिंग विद स्टैंड, जो भी है 1973 में कुछ भी लिखा हो, मतलब ये सेक्शन प्रिवेल कर रहा है। All offense under this chapter shall be tried by judicial magistrate first class और metropolitan magistrate and the provision of 262 से लेकर 265 of the said court as far as may be applied in such trial। देखो जनरली क्या होता है, समन ट्रायल ही होता है, लेकिन जब कोर्ट को, जैसे अपन जजमेंट राइटिंग लिखते हैं ना, जजमेंट राइटिंग में काम में आता है ये, कि सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग कोर्ट को ये लगता है कि हम इसका समरी ट्रायल करेंगे, समरी ट्रायल करना बेहतर है, ऐसा लिखा जाता है जब अपन इसका ट्रायल करते हैं। तो फिर बस ये कुछ भी नहीं लिखा, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, इसमें ये लिखा है कि चाहे सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, जेएम फर्स्ट क्लास और एमएम समरी ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन समरी ट्रायल में प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कन्विक्शन इन समरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन इट शैल लॉफुल टू द मजिस्ट्रेट टू पास अ सेंटेंस ऑफ imprisonment not exceeding 1 year and an amount of fine 5,000 रुपीज, मतलब 5,000 रुपए से ज्यादा का फाइन नहीं लगा सकते और 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे, कम की दे सकते हैं लेकिन ज्यादा की नहीं, अप टू 1 ईयर और अप टू 5,000 प्लस में। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कुछ पूछ लो, एक बार सुनो मेरी बात। एग्जाम में पूछा जाता है एनआई और सीआरपीसी के समरी ट्रायल में अंतर बताओ। जल्दी से बता दो, कोई किसी को आता है तो, अरे जल्दी से दो अंतर बताओ। पनिशमेंट का डिफरेंस और पनिशमेंट बोलो कितनी है इस सीआरपीसी के एनआई 3 की, मंथ, 3 इसमें मंथ्स तो है, इसमें 1 मंथ प्लस 5,000 है। एक बार हैंड रेस कर दो। एनआई और सीआरपीसी 1973 समरी ट्रायल, यहाँ पे कौन ट्राई करता है एनआई में, जल्दी बताओ निकिता, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अरे जेएम एनआई में कौन फर्स्ट, ट्राई करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एमएम। वहां पे 3 लोग हैं, वहां पे हाँ सीजे, वहाँ पे सीजीएम है और जेएम सेकंड भी है जेएम विद द फर्स्ट परमिशन ऑफ क्लास, जेएम सेकंड क्लास स्पेशली और एमएम। एक बार सब हैंड रेस कर दो। बिल्कुल, बहुत ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठ के आते हैं मेंस में, डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा जाता, कुछ नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट एनआई और सीआरपीसी में अंतर। तो एनआई का समरी ट्रायल केवल और केवल किसके लिए होता है, एनआई का समरी ट्रायल 138 के लिए होता है 138 के लिए। और सीआरपीसी का समरी ट्रायल की लिस्ट है, लंबी लंबी लिस्ट है। एनआई की जो पनिशमेंट है 1 साल और 5,000 रुपए है, सीआरपीसी की जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट 3 महीने है। कितना महीने है, 3 महीने है। इसका कुछ ट्रायल अलग होता है, इसका समरी ट्रायल समन ट्रायल के जैसे होता है बस, बाकी और इसका जो कोर्ट है वो सिर्फ जेएम और एमएम है। इसके जो कोर्ट है सीजेएम, एमएम, जेएम स्पेशली ऑथोराइज्ड और जेएम सेकंड क्लास अप टू 6 मंथ्स तक के ऑफेंस स्पेशली ऑथोराइज्ड बाय द हाई। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आया होगा। तो कौन बोलता है कि भाई मेंस नहीं पढ़ाया जाता, मतलब समझो, मेंस अगेन एक कॉमन सेंस है, मीन्स कुछ भी नहीं है। यदि आपको दोनों प्रोविजन आते होंगे तो नहीं लिख पाओगे क्या, लिखना बनता है ना। तो आइए क्या लिखा है,
ये पहले पैराग्राफ हो गया कि जेएम फर्स्ट क्लास और एमएम फर्स्ट क्लास क्या कर सकते हैं, समरी ट्रायल कर सकते हैं। सेकंड लिखा है कि कितनी पावर है, आप 1 साल तक की सजा और 5,000 रुपए तक की पनिशमेंट सुना सकते हैं। अब क्या लगता है कि समरी ट्रायल चालू कर दिया मजिस्ट्रेट ने, और कोर्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो ले भाई समन ट्रायल चला ले। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट commencement or in the course of summary trial under this section it appears to the magistrate that the nature of the case is that sentence of imprisonment for a term exceeding 1 year may have to be passed। कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, 1 साल से ज्यादा की पनिशमेंट मिलनी चाहिए इसको, ठीक है, या किसी अदर रीजन से undesirable to try the case summarily, the magistrate shall after hearing the party record the order of the effect, रिकॉल एनी विटनेस, मतलब सब काम करने के बाद में वो क्या कर लेगा, केस को जैसे ऊपर वाला चल रहा था ना 138 का नॉर्मल, वैसे ही चलाएगा। तो इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखा। इस पैराग्राफ में लिखता है व्हेन द कोर्ट सीम्स फिट दैट द केस इज नॉट डिजायरेबल, केस इज नॉट डिजायरेबल टू ट्राई एज समरी, तो कोर्ट क्या करेगा, सबको बुला लेगा, ये ले सुन ले यार, आजा आजा सुनते हैं, अपन हियरिंग करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी कर लेगा और वापिस नॉर्मल केस की तरह चला लेगा। फिर ये सब फालतू की बातें हैं, केस समरी ट्रायल का केस कंटिन्यू चलेगा अनलेस कोर्ट को लगता है कि एडजमेंट जारी होना चाहिए। और ध्यान से सुनिए, वहां पे समरी ट्रायल को कंप्लीट करने का कोई टाइम पीरियड नहीं है सीआरपीसी में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस ट्रायल के सारे जो भी है, ये जो समरी ट्रायल है, एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, आपको 6 महीने के अंदर फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, बहुत सारे बच्चे सबसेक्शन छोड़ देते हैं, रट लो, जहां पे मैंने बोला छोड़ देते हैं तो मतलब प्री में से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि समरी ट्रायल जो एनआई का समरी ट्रायल है उसको 6 महीने फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट आपको डिस्पोज करना पड़ेगा, कंक्लूड करना पड़ेगा। एक बार हैंड रेज कर दो, ये सब पढ़ लो। अच्छा, इतना टाइम मैम समझ में नहीं आता, आधे घंटे क्लास बताओ। मैम ये है ना जो इसका 143 का प्रोवाइजो है, फर्स्ट का प्रोवाइजो है, वहां पर 1 ईयर और 5,000 रुपए तक नहीं लिखा हुआ, 5,000 रुपए से ज्यादा लिखा हुआ है, मतलब 5,000 रुपए से कम नहीं दे सकते। नॉट एक्सीडिंग तो लिखा है। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ उसमें लिखा है 1 साल के लिए लिखा है, लेकिन वो और करके 5,000 रुपए से अधिक के जुर्माने का लिखा एन हुआ है। अमाउंट ऑफ फाइन एक्सीडिंग 5, एक फाइन बार एक्सीडिंग। हिंदी में पढ़ लेते हैं। मतलब हाँ मैं मान सकती हूँ, एक बार ये हो सकती है मेरी गलती, थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, एक बार चेक करते हैं, रुको। अप टू 5,000 नहीं क्या? अप टू ये मैम जिसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और ऐसे जुर्माने का जिसकी रकम 5,000 रुपए से अधिक नहीं होगी, दंडादेश ये पारित करना नॉट विधि। लेस देन, पता नहीं, एक बार चेक कर लेना प्लीज, नॉट लेस देन 5,000 नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पे, एक बार को देखो, एनआई एक्ट इन हिंदी, नॉट लेस देन तो नहीं, अधिक नहीं होगी, तो वही मैं 5,000 वही तक तो बोल नहीं रही हूँ, दे यदि इसको सकते हैं। लिखना होता तो नॉट लेस देन लिख देता ना। हाँ मैं गलत बोल रही हाँ। हूँ क्या अनुराग सर? मैं मतलब मैं अपने आप को 100% नहीं बोल रही नहीं कि नहीं नहीं मैम, मेरे ये लिखा हुआ है कि 1 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास और 5,000 रुपए से अधिक के जुर्माने की आपके डायरेक्ट धनराशि में का लिखा हुआ है दंड। ऐसा? हाँ, ये मेरे ऐसे लिखा हुआ है, और अल्लाह, हिंदी देख लेते इंग्लिश हैं। में भी वैसा ही लिखा हुआ है ना कि नहीं नहीं, एक्सीडिंग इंग्लिश में कहाँ लिखा हुआ है? इंग्लिश में तो ये लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में तो फाइन नॉट एक्सीडिंग एक्सीडिंग ही तो लिखा हुआ है फाइन भाई। आप इसको एक्सीडिंग इसको 5,000। एडजस्टडम जुरिस के जैसे तो पढ़ोगे ना, सेंटेंस को एक साथ तो पढ़ोगे। नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एंड एन अमाउंट ऑफ फाइन, रुक जाओ मैं खुद ही बुद्धि बुद्धि चला के काम करती हूँ, रुको एक बार रिकन्फर्म कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैम जो पनिशमेंट दे रखी है उसके लिए लिखा हुआ है कि नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एंड अमाउंट जो है 5,000, तो फाइन एक्सीडिंग 5,000 रुपीज। मतलब 5,000 से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं मैम, 5,000 5,000 से ज्यादा होगा। से हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ, मतलब मैं ठीक एक बार चेक कर लेती हूँ। पढ़ लेती हूँ, सब पता नहीं, मेरा माइंड मतलब मेरे माइंड में नहीं जा रही चीजें। परंतु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोष सिद्धि की दशा में मजिस्ट्रेट के लिए ऐसे कारावास का जिसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं हो, जिसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, और ऐसे जुर्माने का जिसकी रकम 5,000 रुपए से अधिक नहीं होगी, दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण है। कुछ गलत पढ़ रही हूँ क्या? मेरे को तो यही लग रहा है कि जिसकी अवधि 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। हमारे तो ऐसे नहीं लिखा हुआ, हमारे तो 5,000 से अधिक के कौन जुर्माने। कानून प्रकाशन का है क्या आपका पेरेक्ट? सीएलए सीएलए में
और कुछ देख लेते हैं यार। मेरा यूनिवर्सल का है। मैम यूनिवर्सल में भी यही लिखा है 5,000 रुपए से अधिक जुर्माने के लिए दंडित, ऐसा लिखा हुआ है। ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी। चलो मैं पूछ लूंगी, और तो क्या करें। रुको एक बार इसकी हिंदी करके देखते हैं ना, क्योंकि इसकी हिंदी तो, मेरे को तो हिंदी हो सकता है यार मैं गलत हूँ, एक बार हिंदी कर लेते हैं लोग। क्योंकि मैं जैसा पढ़ रही हूँ तो मुझे तो वही नजर आ रहा है। इस अनुवाद के अंतर्गत किसी भी संक्षिप्त न्यायालय विचारणीय में दोष सिद्धि की स्थिति मजिस्ट्रेट के लिए वैध होगा कि 1 वर्ष तक का कारावास में 5,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाना। ये तो और ही पागल आदमी है, इसको तो दिमाग ही नहीं लगा। चैट जीपीटी बहुत भाई, उसकी तो पूरी कम। एक बार चेक कर लेंगे, चलो ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी। डन, पूछ लेंगे, चलो बाद में करो। मुझे क्या है, इसका फॉर्म भरना है मेरे को आज। बाय।